नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। राज्य के कर्मचारियों की डीए नोटिफिकेशन के बाद अब महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर सरकारी कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ गई है और स्वाभाविक रूप से ये बेचैनी होनी भी चाहिए, क्योंकि इस फेस्टिवल सीजन से कर्मचारियों को उम्मीद है कि उन्हें उनका पिछला एरियर मिल जाएगा और अपने परिवार की खुशियों को इस दिवाली के पावन अवसर पर एक साथ मिलकर मनाएंगे। लेकिन राज्य सरकार यहां पर पिछले 21 महीने के एरियर को देने के लिए तो तैयार है, लेकिन डीए का ये एरियर 21 महीने का चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार को फार्मूला तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत वित्त विभाग ने राज्य सरकार को एरियर जारी करने के लिए 3 सुझाव देने का एक ड्राफ्ट तैयार करने की बात कही है। पहले सुझाव में एरियर को लमसम किस्तों में देने का प्रस्ताव होगा, जबकि दूसरा एरियर की सालाना किस्तें निर्धारित कर दी जाएगी ताकि पेंडेंसी जितनी भी है उसके लिए इंस्टॉलमेंट फिक्स की जा सके। और तीसरे विकल्प में दे एरियर को सालाना परसेंटेज के आधार पर जारी किया जाए। लेकिन यह है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने 1 जनवरी 2023 से लंबित महंगाई भत्ते को जारी करने की अधिसूचना जारी की है। अगर यहां पर पेंशनर्स की बात की जाए तो इनके महंगाई भत्ते की फाइल पिछले कल शाम को वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने साइन करने के बाद सीएस के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा। लेकिन मुख्यमंत्री कल वापस आरकेएमबी गए थे, वहां से अपने सरकारी आवासों को आ गए। फिर मुख्यमंत्री बाहर जोगिंद्रनगर के लिए रवाना हो गए। माना जा रहा है कि रविवार की शाम मुख्यमंत्री शिमला वापस लौट आएंगे और इसके बाद सोमवार को पेंशनर्स के डीए की फाइल अप्रूव हो सकती है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब 3 दिवसीय दौरे से लौटने के बाद सोमवार को जब पेंशनर की डीए की नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, उसके बाद अब अगली कड़ी वित्त विभाग की होगी कि कर्मचारी पेंशनर्स को एरियर किस प्रकार से दिया जाए। क्योंकि यहां पर अकेले डीए की बात की जाए तो 21 महीने का 1 जनवरी जो 2023 से लेकर अब तक, यानी कि पिछले महीने तक का जो डीए का एरियर बनता है वो 12,600 करोड़ है। और कर्मचारियों की पिछली देनदारियों की बात की जाए, जिसमें सबसे बड़ा एरियर का अमाउंट यहाँ पर जो पिछला उनको संशोधित वेतनमान मिला था 16 से 21 के बीच, रिवाइज स्केल का एरियर भी करीब 9-10 हज़ार करोड़ हो गया है। तो अब ये 20,000 करोड़ के आसपास कर्मचारियों के एरियर की देनदारी को लेकर वित्त विभाग की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यहाँ पर होगी कि किस प्रकार से कर्मचारियों को एरियर का भुगतान किया जाए। क्योंकि देवेश कुमार प्रधान सचिव हैं वित्त विभाग के, उन्होंने पहले भी एक फार्मूला जारी किया था जो कर्मचारियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हुए लिखा था कि इस एरियर को प्राप्त करने तक कोई व्यक्ति रिटायर हो जाएगा, उसकी आने वाली जो अगली पुश्तें होगी वह उसका शेयर लेंगी, उसका एरियर लेंगी। इसके चलते अब यह तय माना जा रहा है कि जो 3 प्रपोजल बनाए जाएंगे उन प्रपोजल में कर्मचारियों की सहमति के भी यहां पर कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, ताकि कर्मचारियों को वित्त विभाग का जो फार्मूला होगा वो पूरी तरह से स्वीकार्य होगा और खुशी खुशी राज्य सरकार जिस देनदारियों की तरफ आगे बढ़ी है, कर्मचारी भी सहजता से उस एरियर को स्वीकार करे। इधर पटवारी कानूनगो महासंघ की बात करें तो इनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पटवारी कानूनगो की सेवाओं के लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर बदलाव कर सकती है। इसके तहत राजस्व विभाग ने इन कर्मचारियों के लिए बड़े स्तर पर राहत की बौछार करने की तैयारी कर ली है। सरकार के साथ पटवारी कानूनगो का टकराव जिस प्रकार से चला, बाद में पटवारी मान गए, सरकार ने भी थोड़ी सी नरमी बरती और दोनों पक्षों में समझौते के आसार के बीच पटवारी कानूनगो संघ ने एक मांग पत्र राज्य सरकार को सौंपा, जिस पर राज्य सरकार ने बलवान मंडोत्रा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक हाई पावर कमेटी कंस्टिट्यूट की।
3 सदस्यीय बलवान कमेटी ने पटवारी कानूनगो संघ की कुल 23 में से 11 मांगों पर सकारात्मक मोहर लगाई है। खास है कि कमेटी ने माना कि पटवारी कानूनगो की अधिकतर मांगें जायज हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा को सौंप दी है। पटवारी कानूनगो ने कुल 23 सूत्रीय मांग पत्र राज्य सरकार को सौंपा था। इसके अध्ययन के लिए गठित की गई 3 सदस्यीय कमेटी ने 11 मांगों पर हरी झंडी यानी कि अपनी सहमति पूरी तरह से दे दी है। हालांकि कमेटी ने यह साफ कर दिया कि तबादला नीति राज्य सरकार का अपना विशेषाधिकार है। इसके लिए पटवारी कानूनगो का जिला काडर ही रखने का कमेटी ने हामी भरी है। इसके अलावा कमेटी ने फाइनेंशियल इंप्लीकेशन से जुड़ी करीब 1 दर्जन मांगों को भी खारिज कर दिया। यानी कि बड़ी बात है कि जो पटवारी कानून को मांग कर रहे थे कि उनका डिस्ट्रिक्ट काडर रखा जाए, उस पर साफ कमेटी ने कहा है कि कोई भी पॉलिसी बनाना राज्य सरकार का प्रोरोगेटिव है। इसके चलते जो स्टेट काडर का सरकार ने फैसला लिया है उसमें किसी तरह का सुझाव नहीं दिया जा सकता। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पटवारी कानूनगो की तबादला नीति में बदलाव करते हुए इनका स्टेट काडर कर दिया था। इसी के विरोध में पटवारी कानूनगो ने सरकार के साथ टकराव शुरू किया था। हालांकि सरकार ने सैद्धांतिक फैसला लिया है कि पटवारी कानूनगो का काडर जिला स्तर पर ही रहेगा, लेकिन तबादला नीति प्रदेश स्तर पर लागू होगी, यानी कि इनकी ट्रांसफर स्टेट लेवल पर होगी, लेकिन इनका जो पूरी तरह से काडर है वो डिस्ट्रिक्ट में रखा जाएगा। पटवारी कानूनगो की अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर होंगे और डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का अधिकार भी डिप्टी कमिश्नर के पास होगा। लेकिन जो बड़े स्तर पर इनकी मांगे मांगी गई है उसमें सबसे बड़ी मांग 16 से 60% प्रमोशन कोटा, क्योंकि पूरे अध्ययन में कमेटी ने मांगा कि राजस्व विभाग का कोई क्लर्क जब भर्ती होता तो पदोन्नति के लिए उसे 100% क्लर्क से सीनियर असिस्टेंट के लिए मिलते हैं। उसके बाद उसे ग्रेड 1 सुपरिटेंडेंट के लिए 100% कोटा मिलता, ग्रेड 2 सुपरिटेंडेंट के लिए 100% कोटा मिलता, उसके बाद तहसीलदार नायब तहसीलदार के लिए भी कोटा मिलता है। लेकिन पटवारी को सिर्फ कानूनगो की पदोन्नति के लिए सिर्फ एक बार 100% कोटा मिलता है, उसके बाद रास्ते बंद हो जाते हैं। इसके लिए यह कमेटी ने बात मानी है, अपनी सिफारिश में कहा है कि कानूनगो को नायब तहसीलदार की पदोन्नति का कोटा 60 से बढ़ाकर 80 कर दिया जाए। विभागीय परीक्षा पर भी बड़े स्तर पर यहां पर अपनी सहमति कमेटी ने जताई है, जिसमें कहा है कि अगर कोई पटवारी अपनी जो उनकी परीक्षा होती है, जो परीक्षा में कोई एक पेपर में अगर कोई फेल होता तो नए सिरे से दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है। इस पर भी कहा है कि यह तर्क संगत नहीं है, और जिस परीक्षा में कोई पटवारी या कानून को फेल होता है वही पर्चा वही इम्तिहान दोबारा लिया जाए। इंटरनेट की सुविधा, लैपटॉप, तमाम सुविधाओं से लैस करने पर सहमति जताई है कि इस आधुनिक युग में तमाम सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए। ज्वाइंट सीनियरिटी लिस्ट भी इन्हें दी जाए, ये स्पष्ट कर दिया गया था। इनकी डिमांड थी कि इन्हें ज्वाइंट सीनियरिटी लिस्ट नहीं दी जाती, लेकिन डिविजनल कमिश्नर इस लिस्ट को इन्हें उपलब्ध करवाए ताकि अपनी आपत्ति को तुरंत प्रभाव से वहां पर दर्ज करवा सके। एक्स कार्डर पोस्ट पर भी फैसला लिया गया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में पटवारियों की भर्ती ना होकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पटवारी डिप्यूट किए जाए। एसडीएम ऑफिस में रिकॉर्ड रूम स्थापित किया जाए, क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड रूम सिर्फ डीसी ऑफिस में स्थापित होता। पटवारियों की यह मांग थी कि एसडीएम लेवल में भी इसका रिकॉर्ड रूम स्थापित होना चाहिए और एक कानून को नियुक्त होना चाहिए। इस पर भी कमेटी ने माना कि ये बिल्कुल तर्कसंगत बात है और ऐसा होना बिल्कुल लाजमी है। इसके अलावा पटवारी कानूनगो की पोस्टिंग को लेकर कहा गया कि 8 किलोमीटर अर्बन एरिया से, जिस प्रकार इंडस्ट्रियल एरिया से 8 किलोमीटर की जो शर्त है उस पर भी कमेटी ने माना कि ये तर्कसंगत नहीं है और किसी भी पटवारी कानूनगो को एक टेन्योर अर्बन एरिया और उसे इंडस्ट्रियल एरिया में मिलना चाहिए और इसमें 8 किलोमीटर की शर्त बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। इसके अलावा कानूनगो को पटवारी के आधार पर आवासीय निःशुल्क सुविधा मिलनी चाहिए भी माना है। सेटलमेंट ट्रेनिंग भी अनिवार्य बताई गई है। ये डिमांड पटवारी ने की थी कि ऐसे 1996 के पहले पटवारी भर्ती हुए हैं जिन्हें आज तक सेटलमेंट की ट्रेनिंग नहीं करवाई गई है। इसके चलते कमेटी ने माना कि सेटलमेंट चूंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अभिन्न अंग है और जिसे सेटलमेंट ट्रेनिंग का जिसे ज्ञान होगा वही रेवेन्यू में अधिकतर बेहतरीन सेवाएं दे सकता है। इसके चलते ये भी यहाँ पर किया गया है कि इनकी सेटलमेंट ट्रेनिंग होना जरूरी है।
अगली खबर का रुख करें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 22 अक्टूबर को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के बाद दिल्ली रवाना होंगे। सीएम अगले सप्ताह 23 और 24 अक्टूबर को केंद्रीय हाईकमान के साथ हिमाचल के मुद्दों पर मंथन करेंगे। इस दौरान वे सरकारी बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। सीएम अपने इस प्रवास के दौरान आला कमान से राज्य सरकार के कामकाज तथा संगठन के मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के एकमात्र खाली मंत्री पद को भरने पर भी हाईकमान की राय ली जा सकती है। इसके अलावा बोर्ड कॉर्पोरेशंस में ताजपोशियों पर चर्चा संभव है। बताते चलें कि बोर्ड कॉर्पोरेशन में एडजस्ट होने के लिए तलबगारों की सूची लगातार लंबी होती जा रही है। राज्य के अधिकतर बोर्ड कॉर्पोरेशंस में चेयरमैन वाइस चेयरमैन के पद खाली हैं और खासकर हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर के चुनावों के बाद संगठन के नेताओं को एडजस्ट करने का हिमाचल प्रदेश सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा कुल्लू से सीपीएस बनाए गए सुंदर सिंह ठाकुर तथा ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन वरिष्ठा के आधार पर मंत्री पद का दावा यहां पर अपना जता रहे हैं। विधानसभा में चीफ व्हिप का भी एक पद भरा जाना बाकी है। इन तमाम ताजपोशियों के अलावा संगठन में भी बदलाव के लंबे समय की चर्चाएं चल रही हैं। लिहाजा सीएम का यह दिल्ली प्रवास कई मायनों से अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वीरवार को मंडी जिला के जोगिंद्रनगर के प्रवास पर पहुंचे। इस विधानसभा क्षेत्र में 70 करोड़ की सौगातें देने के बाद मुख्यमंत्री शुक्रवार को कुल्लू जिला पहुंचेंगे। दशहरा उत्सव में समापन समारोह की अध्यक्षता करने के बाद सीएम सुक्खू शनिवार को हमीरपुर आएंगे। अपने गृह जिला में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद सीएम रविवार शाम को शिमला वापस लौट आएंगे और इसके अगले दिन सोमवार को प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठकों का आयोजन होगा। मंगलवार को 22 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी और इसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो जाएंगे। सूचना के अनुसार सीएम 25 अक्टूबर तक दिल्ली से वापस लौटेंगे। इनके इस टेंटेटिव टूर को भी आधिकारिक रूप से जारी किया जाना बाकी है। हिमाचल सरकार के युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह का आज 35वां जन्मदिन था और ये उनके समर्थकों ने यह जन्मदिन हॉली लॉज में धूमधाम से मनाया। भारी संख्या में समर्थक, कांग्रेस के तमाम नेता, उनके समर्थक विक्रमादित्य सिंह को जन्मदिन की बधाई देने हॉली लॉज पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैं हमेशा प्रदेश के विकास के लिए समर्पित हूं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास करना अपना दायित्व समझता हूं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज इस प्रकार का सहयोग बना है कि मेरा जन्मदिन है और केंद्र सरकार से मुझे जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा मिल रहा है और ये उनका जो बर्थडे गिफ्ट है वो 21 करोड़ की सौगात है। विक्रमादित्य सिंह ने ट्वीट करते हुए अपने हैंडल पर लिखा है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। अपने क्षेत्र के उन्होंने कुछ रोड सुझाए थे और उसके 21 करोड़ की सौगात आज उन्हें मिल गई है। उन्होंने कहा इसके लिए वे केंद्र सरकार का आभारी हैं, गडकरी के आभारी हैं कि उन्होंने उनका बर्थडे का यह सबसे बड़ा गिफ्ट उनको दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि केंद्र से प्रदेश के लिए सहयोग लेने में हमने हमेशा हिमाचल के हितों को सर्वोपरि रखा है। विशेषकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के दिखाए हुए रास्ते पर मैं निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में 70 करोड़ की सौगातें दी। आज दोपहर शिमला से जोगिंद्रनगर पहुंचे मुख्यमंत्री ने लघु सचिवालय में नव निर्मित भवन तथा राजकीय महाविद्यालय जोगिंद्रनगर के नए सभागार का उद्घाटन किया। इसके अलावा जोगिंद्रनगर सरका घाट घुमारवी सड़क पर राणा खड्ड के ऊपर निर्मित 40 मीटर पुल तथा पेयजल पसल व सगनेड़ी योजना का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने 4 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इसमें सरौली सुक्कड़ सड़क पर बनने वाले 50 मीटर आरसीसी पुल, डोल नाला, छो नाला तथा गदियाड़ा नाला में बाढ़ नियंत्रण तटीकरणीय की योजना शामिल है। इसके अलावा डोल गांव में ब्यास नदी पर बाढ़ नियंत्रण तथा ग्राम पंचायत ढेलू, निचला गरुड़ू तथा दास बंगला के सुधार कार्य की नींव पत्थर मुख्यमंत्री ने रखी। इसके बाद सीएम जोगिंद्रनगर के रामलीला ग्राउंड में उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अध्यापकों के तबादले को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया था और उनका आज ये बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से जगह जगह प्रसारित किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पिछले कल आरकेएमबी कॉलेज के वार्षिक समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा
कि हिमाचल प्रदेश सरकार किसी भी अध्यापक का तबादला सेक्शन 70 के बीच नहीं करेगी। मंत्री भी ये बयान दे चुके हैं और शिक्षा विभाग की तरफ से इसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है। लेकिन पिछले कल मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में एक बार फिर इस बात को दोहराते हुए कहा कि तबादलों के बीच 70 में किसी भी सूरत में तबादले नहीं किए जाएंगे। उनका कहना है इसके पीछे सरकार की एकमात्र मंशा गुणात्मक सुधार की है और इसे राज्य सरकार ने प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा आने वाले समय में सेक्शन 70 के बीच किसी भी शिक्षक की प्रमोशन भी नहीं की जाएगी, तबादला भी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक बड़ी पॉलिसी तैयार की जा रही है जिसके तहत साल के शुरुआत में ही जितने भी यहाँ पर प्रपोजल होंगे पदोन्नति के उन्हें पदोन्नत कर दिया जाएगा, उनकी पोस्टिंग भी कर दी जाएगी ताकि 70 के बीच बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। उनका कहना था कि हमें भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप नीतियां बनानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य नए स्कूल नए कॉलेज खोलना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अध्यापकों को समुचित तैनाती और अन्य सुविधाएं जुटाना हमारे लिए प्राथमिकता है। उन्होंने कहा यह चिंता का विषय है कि हम गुणात्मक शिक्षा में देश भर में लुढ़कर 21वें स्थान पर पहुंच गए। ये हिमाचल प्रदेश के नए स्कूल नए कॉलेज खुलने के बाद दुर्दशा हुई है जिसे हम यहां पर ठीक करना चाहते हैं। इधर 2 महीने से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे स्कूल न्यू प्रवक्ता हिंदी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा बताई है। चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर कहा है कि अगस्त महीने के दौरान 113 हिंदी प्रवक्ताओं का लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन हुआ था। तब से अभ्यर्थियों को स्टेशन व नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं। आपको बता दें कि स्कूल न्यू हिंदी की परीक्षा को लेकर अक्टूबर 2023 में पद विज्ञापित किए गए थे। इसके अलावा परीक्षा 7 अप्रैल 2024 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का अंतिम परिणाम 1 अगस्त 2024 को घोषित हो चुका। बावजूद इसके अभी तक इन कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं और इसकी पीड़ा इसका अपना इजहार करते हुए मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि उन्हें जल्द से जल्द उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाए, स्टेशन उन्हें अलॉट किया जाए। HRTC की बसों में संशोधित लगेज पॉलिसी की नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल होने के बाद निगम की खूब किरीकिरी हुई। इसके बाद देर रात HRTC प्रबंधन ने स्पष्टीकरण जारी किया। इसमें स्पष्ट किया कि घरेलू सामान पर किराया नहीं लिया जाएगा। यात्री अपने साथ 2 बैग में 30 किलो तक का सामान मुफ्त में ले जा सकते हैं, इसका कोई किराया नहीं लगेगा। निगम ने सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताते हुए स्पष्ट किया कि किराए की दरों में कटौती की गई है। इसमें निगम की बसों में सफर करने वाले लोगों को सबसे बड़ी राहत मिलेगी। HRTC प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि अब लोग कम किराए में थोड़ा सामान एक से दूसरी जगह भेज सकेंगे। परिवहन निगम ने 6 नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी में क्लॉज 26 में संशोधित कर किराए में कटौती की है। यह दावा HRTC ने देर रात जारी अपनी क्लैरिफिकेशन में किया है। निगम की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अब HRTC की बसों में बिना यात्री 0 से 5 किलोग्राम तक के सामान को भेजने के लिए 1/4 किराया चुकाना होगा। और साथ में यह भी कहा यह प्रावधान पहले भी था लेकिन 1/4 नहीं था, उसमें हमने स्पष्ट किया था कि 40 किलोग्राम तक एक टिकट लगेगी, लेकिन हमने अब इसकी बाइफिकेशन कर दी है जिसमें कहा है कि 0 से 5 किलो तक 1/4 टिकट लगेगा। 6 से 20 किलो तक सामान भेजने पर आधा टिकट लिया जाएगा, जबकि 21 से 40 किलोग्राम तक के सामान भेजने के लिए एक यात्री के बराबर का किराया लगेगा और 41 किलोग्राम से 80 किलोग्राम तक कोई भी सामान ले जाने पर 2 यात्रियों के बराबर किराया चुकाना होगा। नवंबर 2023 की अधिसूचना में बिना यात्री 40 किलो तक सामान भेजने पर एक यात्री पूरा किराया लेने की व्यवस्था थी, जिसके कारण कोई यात्री आधा किलो या 1 किलो भी सामान एक से दूसरे स्थान पर भेजता था तो उस यात्री को पूरा किराया चुकाना पड़ता था। इसके चलते HRTC का दावा कि संशोधन के बाद अब कम सामान भेजने पर पूरा किराया नहीं चुकाना पड़ेगा। HRTC की संशोधित लगेज पॉलिसी के अनुसार निगम की बसों में सफर के दौरान यात्री के साथ 30 किलो तक घरेलू सामान व 2 बैग ले जाने पर कोई अतिरिक्त किराया नहीं चुकाना होगा। घरेलू सामान के लिए नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी
का प्रावधान ही यहाँ पर लागू रहेगा। आपको बता दें, पिछले कल एचआरटीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी और ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इसमें निगम ने लैगेज पॉलिसी की संशोधित किराया दरों में दर्शाया था, लेकिन निगम की तरफ से उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि घरेलू सामान में किराया नहीं लगेगा और ना ही स्पष्ट किया था कि वेट के आधार पर किराया कम किया जाएगा, जिसके कारण नोटिफिकेशन पर पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। इसके लिए देर रात एचआरटीसी प्रबंधन को स्पष्टीकरण देना पड़ा। आज भी इस नोटिफिकेशन पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब आपने लिखा कि 0 से 5 किलोग्राम तक अगर कोई पैकेट ले जाते हैं तो उसमें यह कहा गया कि कोई पैसेंजर मान लो 100 ग्राम का काजू अपने साथ ले जा रहा है तो क्या उसको किराया चुकाना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसमें ड्राई फ्रूट का जिक्र किया गया, उसमें इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स का जिक्र किया गया। और इस सूरत में यह भी बात कही जा रही है कि कोई सिरिंज, अगर कोई एक सिरिंज मान लो कांगड़ा से कोई हमीरपुर मंगवा रहा है, हालांकि ये जरूरतें सिरमौर, चंबा, किन्नौर जैसे क्षेत्रों में पड़ती है, मसलन कोई चंबा मुख्यालय से चीज आपको दूर दराज के तीसा के क्षेत्र में मंगवानी है, भरमौर होली के क्षेत्र में मंगवानी है, छतराड़ी की तरफ मंगानी है, तो लंबा सफर तय करने के बाद जब एचआरटीसी की बस पहुंचेगी और किसी ने कोई 10 रुपए की सिरिंज खरीदी होगी तो क्या उस पर 1/4 टिकट लगेगा। दरअसल इस पूरी नोटिफिकेशन को समझने का प्रयास किया जाए तो राज्य सरकार की एचआरटीसी प्रबंधन की भावना गलत नहीं है, भावना अच्छी है, क्योंकि जो पिछली उनकी लगेज पॉलिसी थी उसमें अमेंडमेंट की गई है ताकि कम से कम हिमाचल के लोगों को राहत मिले। लेकिन नोटिफिकेशन की शब्दावली इतनी उलझन भरी है, उसमें फिर आपको सिरिंज का भी 1/4 किराया चुकाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ड्राई फ्रूट की बात की गई है, मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात की गई। आप पढ़िए उस नोटिफिकेशन में जो बातें कही गई हैं उसमें अभी भी स्पष्टता का अभाव है, उसमें अभी भी चीजों को स्पष्ट नहीं किया गया है कि पैकेट में किस चीज का, और वजन जहां 0 से 5 किलो लिखा गया तो इसका क्या ये मायने माने जाए कि कोई मसलन कोई अखरोट की गिरी 100 ग्राम खरीदता है उसका भी 1/4 किराया देने पड़ेगा, क्योंकि उसमें 2 कॉलम दिए गए हैं, पैसेंजर विदाउट पैसेंजर, और वो व्यवस्था की गई है जो कि लोगों को अभी भी कंफ्यूज कर रही है। हम एक बार फिर कह रहे हैं कि एचआरटीसी प्रबंधन की, सरकार की सोच बिल्कुल अच्छी है, सोच में किसी तरह का खोट नहीं है। एचआरटीसी प्रबंधन का चाहता है कि जो पहले 40 किलोग्राम तक एक टिकट लगता था उसमें 5 किलोग्राम तक 1/4 टिकट लिया जाए और 20 किलो तक आधा टिकट लिया जाए और 40 किलोग्राम से ऊपर 2 टिकट लिए जाए। लेकिन अभी भी क्लैरिफिकेशन की वर्डिंग में कहीं ना कहीं त्रुटि है, जिससे लोग अब भी कंफ्यूज हैं और ये मामला आज मुख्यमंत्री तक गया। मुख्यमंत्री को भी बताया गया कि इस नोटिफिकेशन में कुछ ना कुछ इसमें अभी भी कुछ शब्दों की हेरफेर है, जिसे ठीक करना बेहद जरूरी है। बहरहाल अगली खबर का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को भी गैस सिलेंडर की तर्ज पर सब्सिडी बैंक खाते में देने की तैयारी है। उपभोक्ताओं के बिजली मीटर तथा उनके आधार नंबर और राशन कार्ड से जोड़ने के बाद सरकार ने यह नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। उपभोक्ताओं को पहले पूरा बिल चुकाना होगा, उसके बाद सब्सिडी की राशि खाते में आएगी। नए साल से डीबीटी से सब्सिडी देने के लिए बिजली बोर्ड ने इस माह के अंत तक उपभोक्ताओं को केवाईसी पूरी करने का लक्ष्य रखा। और आपके घरों में इन दिनों जरूर बिजली बोर्ड के कर्मचारी इस मुहिम में जुटे होंगे, आपके घर आ रहे होंगे, आपसे आधार कार्ड की मांग कर रहे होंगे, क्योंकि बिजली मीटर उनके आधार नंबर पर राशन कार्ड से जोड़ने का यह अभियान शुरू किया गया है। और सरकार ने केवाईसी करवाकर उपभोक्ताओं को बिजली मीटर उनके आधार नंबर व राशन कार्ड से जोड़ने के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। कर्मचारी इन दिनों घर घर जाकर आधार व राशन कार्ड नंबर की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि सूचना के अपडेट करने के बाद आप किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं कर पाएंगे। आपके कितने मीटर लगे हैं, किस नाम से मीटर लगे हैं, किस पर सब्सिडी मिल रही है, कितनी कंजम्पशन है, ये सारी चीजें आपका आधार कार्ड स्पष्ट कर देगा। उपभोक्ताओं से जानकारी लेते समय आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ रहा है। नंबर बताने के बाद केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो रही है। आधार नंबर से बैंक खाता भी जुड़ जाते हैं। ऐसे में जल्दी सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी डीपीटी के माध्यम से खातों में आएंगी। आपको बता दें, राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट प्रति माह बिजली खपत पर प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी की एवज में हर वर्ष बोर्ड को 800 से 1000 करोड़ रुपए का अनुदान राज्य सरकार दे रही है। और इस केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक परिवार 1 मीटर पर ही बिजली की सब्सिडी ले सकेगा। और ये मुहिम सबसे जो ये कार्रवाई आजकल चली है, इसके पीछे यही भावना है, जिनके 8-10 मीटर होंगे सिर्फ आपको परिवार के एक सदस्य को, अगर परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम 20-25 मीटर होंगे तब भी 1 मीटर पर आपको सब्सिडी मिलेगी। और आपको बताना
होगा, वो मीटर कौन सा ये बिजली बोर्ड आपसे पूछेगा। इधर इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत फॉर्म जमा करवा चुकी महिलाएं अब इस इंतजार में कि उन्हें 1500 रुपए की मासिक पेंशन का मिलेगी, लेकिन महिलाओं को मोबाइल फोन पर 1500 रुपए मासिक पेंशन के क्रेडिट होने का मैसेज नहीं आ रहा। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इनके नियमों में, इनकी शर्तों में बदलाव किया गया है। सरकार ने अब 1500 रुपए के लिए जमा किए जाने वाले फॉर्म को ग्राम सभा से वेरिफिकेशन करने की शर्त लगाई है, ताकि किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, किसी तरह की हेराफेरी ना हो। अब सभी फार्मों को पंचायत में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। ऐसे में अगर कोई फार्म सरकार की ओर से तय किए गए नियमों और शर्तों की कसौटी पर खरा नहीं पाया जाता है तो फिर महिलाओं को 1500 रुपए की पेंशन का हकदार पात्र नहीं माना जाएगा। यही नहीं, अब महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी की ऑफिस में जमा की गई तारीख से नहीं बल्कि ग्राम सभा में फॉर्म की वेरिफिकेशन होने के बाद ही पेंशन दी जाएगी। अब वेलफेयर ऑफिस का इतना बड़ा रोल नहीं रहेगा। आपको बता दें, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत तहसील वेलफेयर ऑफिस में जमा हुए फॉर्म में पंचायतों में भेजे जाने के लिए इन दिनों सूचियां तैयार की जा रही हैं। सिरमौर जिला को जल्द ही पहले 4 लेन की सौगात मिलने जा रही है। 3 पैकेज में तैयार होने वाले इस प्रस्ताव में 4 लेन के एक पैकेज को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से हाल ही में 2024-25 के लिए एनुअल वर्किंग प्लान में अप्रूवल मिल गई है। इसके निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। टेंडर होते ही अप्रूव किए गए इस पैकेज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। संबंधित विभाग की ओर से इसकी पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की सीमा से औद्योगिक क्षेत्र काला अम से पामटा साहिब के समीप बाता पुल तक नेशनल हाईवे 7 पर 51 किलोमीटर के हिस्से को अब 4 लेन में तब्दील किया जा रहा और ये सिरमौर जिला की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला हाईवे होगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत पंगना जिला मंडी के प्रधान बंसल लाल को चुनाव रद्द करने के फैसले को सही ठहराया। उक्त प्रधान पर नामांकन के समय अपने बारे में झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी देने का आरोप लगाया गया था। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने प्रार्थी बसंत लाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का प्रधान ग्राम पंचायत पागना के रूप में चुनाव उचित रूप से रद्द घोषित किया गया। कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय भ्रष्ट आचरण किया था और अपने आपराधिक इतिहास के बारे में गलत और भ्रामक सूचना दी थी। कोर्ट ने फैसले में बताया कि इस मामले में प्राधिकृत अधिकारी और अपीलीय प्राधिकरण याचिकाकर्ता के प्रधान ग्राम पंचायत पांगना के चुनाव को रद्द करने की घोषणा को उचित ठहराया जाता है। इसके लिए इस याचिका में कोई योग्यता न पाते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया जाता है। शिमला जिला के नेरवा में बीती रात एक स्कॉर्पियो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई जबकि गंभीर रूप से घायल हुए 2 लोगों को नेरवा में प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया। यह हादसा नेरवा के शामटा टिकरी सड़क मार्ग पर पिपला के समीप पेश आया। स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग सवार थे। रात करीब 1 बजे इनकी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। इसमें एक स्थानीय व्यक्ति 38 वर्षीय प्रताप हंसटा और एक अन्य बिहार के रहने वाले व्यक्ति की मौत हो गई जबकि बिहार के अन्य 2 लोगों को गंभीर चोटें आई जिनका उपचार शिमला में चल रहा है। शिमला में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक और मामला आया। यहाँ एक युवती ने अपने सौतेले शराबी पिता के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप लगाए। पीड़िता का कहना है कि उसका सौतेला पिता शराब पीकर उसके साथ गलत हरकतें करता है और इस सूचना के आधार पर अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि इस मामले को लेकर कई तरह की बातें की जा रही है लेकिन अब इसमें पुलिस तहकीकात कर रही है, तह तक जाकर जांच पड़ताल कर रही है। अगली खबर का रुख करें तो सिरमौर जिला के उपमंडल राजगढ़ में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को चर्च की खेप सहित गिरफ्तार किया। राजगढ़ पुलिस थाना की टीम गश्त के दौरान हाबन सड़क पर तैनात थी। इसी बीच पुलिस ने एक बाइक को जांच के लिए रोका। उक्त बाइक पर राजगढ़ के रहने वाले 25 साल के कपिल और 24 साल के वीरेंद्र सवार थे। इस दौरान पुलिस ने इन दोनों से 982 ग्राम चर्च बरामद की। पुलिस ने बताया कि चर्च के आरोप में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी रिश्ते में सगे भाई हैं।
सोलन जिला के कसौली क्षेत्र में एक भगोड़े अपराधी को पकड़ा गया। वह जमानत पर अदालत से छूटा था, लेकिन कई बार कोर्ट द्वारा समन भेजे जाने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं होता था, जिसके चलते अदालत ने आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया था। पुलिस से बचने के लिए बार बार वह अपने ठिकाने बदलता रहा, लेकिन एसपी गौरव सिंह की टीम से नहीं बच पाया और पुलिस ने रामपुर क्षेत्र के 48 वर्षीय भगोड़े राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। ऊना क्षेत्र के बनगढ़ में एक व्यक्ति पर तलवार से हमला करने का मामला सामने आया। इस हमले में व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। शिकायतकर्ता संदीप सिंह ने कहा कि पिछले कल मनजीत सिंह ने रास्ते में अपने घर के सामने उसे गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब शिकायतकर्ता ने इसका कारण पूछा तो इस दौरान मनजीत सिंह ने अपने घर से तलवार ले आया और उस पर हमला कर दिया, जिससे उसे काफ़ी चोटें आई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। कांगड़ा जिला में पुलिस ने नशा तस्करी के आरोप में पति पत्नी को पकड़ा, गिरफ्तार किया है और आरोप है कि ये पति पत्नी चिट्टे का कारोबार कर रहे थे, यानी कि युवाओं की रगों में जहर घोलने का और पैसों के लालच में मौत का सामान बेचने का काम कर रहे थे। आरोपी दंपत्ति से पुलिस ने 109 ग्राम चिट्टे की बड़ी खेप बरामद की है। दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नूरपुर के एसपी अशोक रतन ने बताया कि पुलिस ने कंडवाल में नाकाबंदी की थी। इस दौरान एक गाड़ी में सवार दंपत्ति से बड़ी मात्रा में चिट्टा बरामद किया गया। चिट्टा तस्करी में गिरफ्तार की गई पत्नी शिल्पा और पति रवि कुमार कांगड़ा जिला के फतेहपुर से सटे झाझवा गांव के रहने वाले हैं और आरोप है कि ये चिट्टे के धंधे में संलिप्त है। हालांकि इन पूरे आरोपों की जांच के लिए अब ये मामला अदालत में चलेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे हिमाचल की युवा पीढ़ी चिट्टे की गिरफ्त में आती जा रही है, इसे लेकर अब राज्य पुलिस के साथ साथ समाज के हर वर्ग को जागरूक किया जा रहा था कि कम से कम युवा पीढ़ी को इस नशे के धंधे से बचाया जा सके। एक अच्छी खबर की बात करें तो सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र की बेटी अंजलि शर्मा ने अपनी सफलता का परचम लहराया है। अंजलि नारसेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर नर्सिंग अधिकारी बन गई है। अंजलि ने ऑल इंडिया में 486वें रैंक के साथ स्थान हासिल करते हुए इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। गत्ताधार क्षेत्र की रहने वाली अंजलि ने कुछ महीनों के दौरान ही ये लगातार तीसरी बड़ी परीक्षा पास की है। इससे पहले अंजलि ने यूपीएससी द्वारा आयोजित ESIC की परीक्षा को भी उत्तीर्ण किया था। वहीं अंजलि ने ऑल इंडिया 72वीं रैंक के साथ संजय गांधी स्तरोन्नत आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की परीक्षा भी पास की थी। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक। ओके सर।